जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो यूपी जीके जीएस के लिए क्लास आरडब्ल्यूए पर चल रही थी, उसके सेट नंबर 9 और 10 को हमने रैपिड फायर यानी कि सुपरफास्ट रिवीजन में शामिल किया हुआ है। इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए करते अपने वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन ये है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख उदाहरण किस में मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। किस में मिलता है? गुप्त काल में सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है वो मिलता है। ठीक है, यानी कि लिखित जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। संस्थापक कौन है गुप्त काल के? तो श्रीगुप्त है। और वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाना जाता है। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है उसके जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति। सती प्रथा का अंत जो है वो 1829 में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? विलियम बेंटिक। ठीक है, इनके द्वारा खत्म कर दिया गया था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख भानुगुप्त के एरर अभिलेख में 510 ईस्वी में, ये एमपी में जो एरर अभिलेख जो एमपी में है उसमें ये इनका वर्णन जो है वो मिला था। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यवहार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? मलाया पर आक्रमण किया तो चोल शासक जो कि राजेंद्र प्रथम थे, इनका सैन्य अभियान जो चलाया गया था किसके खिलाफ में? तो शैलेंद्र के जो साम्राज्य पर राजेंद्र फर्स्ट ने आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? शैलेंद्र साम्राज्य के पर राजेंद्र फर्स्ट ने आक्रमण किया था, जो कि चोल शासक थे। ठीक है, जिन्होंने मलाया, सुमात्रा और जावा ये 3 चीज़ों पर आक्रमण किया था। इन्होंने सैन्य अभियान चलाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, शैलेंद्र के साम्राज्य पर। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश के संस्थापक हैं। चोल प्रशासन में सदन जो कि सभा को क्या कहा जाता था? तो सभा जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। सभा जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी और सामान्य लोगों के लिए जो संस्था थी वो उठ थी। ब्राह्मणों के लिए जो संस्था बनाई गई थी वो सभा थी और सामान्य लोगों के लिए जो संस्था बनाई गई थी वो उठ थी। ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। क्या? अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मण अपनी समितियों को वरियम कहते थे। क्या? ब्राह्मण अपनी समितियों को वारियम कहते थे। राष्ट्रकूट वंश के शासन में अरबी यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। तो राष्ट्रकूट वंश में कौन सा अरबी आया था? सुलेमान 9वीं, तो वो था अमोद वर्ष का शासक था। किसका था? जो सुलेमान था वो 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जो कि अमोद वर्ष का शासक था। ठीक है, मेहर भोज की बात कर लेते हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रखते हैं। इनकी अन्य उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं तो आदिवरा और प्रवास जो है इनकी अन्य उपाधियां हैं। इन्होंने जो कि सुलेमान जो कि 9वीं शताब्दी में भारत आता है उसको बरुआ कहा था। क्या कहा था? बरुआ कहा था। और बरुआ का मतलब होता है महान या फिर शक्तिशाली। क्या होता है? बरुआ का मतलब महान या फिर शक्तिशाली होता है। गणेश रथ मंदिर की बात कर लेते हैं तो गणेश रथ मंदिर दक्षिण में है। कहाँ पर है? दक्षिण में है। जो कि दक्षिण में कैसी शैली होती है? दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है और नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर में कौन सी होती है? तो नागर शैली जो है वो उत्तर में होती है। ठीक है, गणेश रथ मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव शासक जो थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम में ये बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन वन के द्वारा गणेश रथ जो है मंदिर महाबलीपुरम में बनवाया गया था। ठीक है, ये पल्लव वंश के शासक थे। कौन? नरसिंह वर्मन वन। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है इसमें? तो रथ मंदिरों की जो संख्या है वो 8 है, जिसको 1984 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था गणेश रथ मंदिर को। डीपीएसपी की बात कर लेते हैं तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसका आर्टिकल 36 से लेकर 51 है और 12 से लेकर 35 तक अपने मौलिक अधिकार हैं। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता आती है और 1 से लेकर 4 तक भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य और संघों की बात की गई है। ठीक है, डीपीएसपी जो भाग 4 में वर्णित है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे
और बाध्य योग नहीं है, यानी कि इनको जबरदस्ती किसी पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की बात बनाने की बात करता है। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन सभी को मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ये ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में शिक्षा व रोजगार पाने की बात जो है वो आर्टिकल 41 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 43B क्या कहता है? आर्टिकल 43B के अनुसार सहकारी संगठन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सहकारी संगठन से संबंधित है, जिसमें 97वें में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा इसको जोड़ा गया था 43B को। 43B में क्या है? सहकारी संगठन से संबंधित है। DPSP को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदारवादी। समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो 38, 39, 41, 42, 43 और 47। कौन कौन से? 38, 39, 41, 42, 43 और 47। गांधीवादी में कौन कौन से आते हैं? 40, 43, 43B, क्योंकि 43A यहाँ आ गया, अब 43B यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में 46, 47 और 48 इसमें आता है। उदारवादी में कौन कौन से आते हैं? तो 44, 45, 46, 48, 48A, 49, 50, 51। ये सभी किस में आते हैं? ये उदारवादी में आते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 8 हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 में 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में 8 जोड़े गए, फिर 10 जोड़े गए। कितनी? पहले 8 जोड़े गए, उसके बाद में 10 जोड़े गए, ठीक है। मूल की बात करते हैं तो 10 थे, और बाद में एक जोड़ दिया गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या जोड़ा गया? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहले कितने थे? तो 10 थे। और इसके बाद में बात कर लेते हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे, शासनकाल में जोड़े गए थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 51A का भाग ई क्या कहता है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये स्त्रियों से संबंधित है। देखो, ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के विरुद्ध हो, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो 51 के पार्ट ई में लिखा गया है, 51A के पार्ट ई में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है ये। भाग 5 में क्या लिखा है? भाग 5 में अगर आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो भाग 5 में आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर 152 तक है। कब तक? 52 से लेकर 152 तक भाग 5 में आर्टिकल है। आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको जो पूर्ति है वो की जाए। आर्टिकल 161 क्या कहता है? राज्यपाल जो है वो क्षमादान की शक्ति जो है वो क्षमादान कर सकता है लेकिन माफ़ी को नहीं रोक सकता है। और राष्ट्रपति जो है वो 72 के अनुसार फांसी की सज़ा भी रोक सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल जो है वो उसकी मृत्यु की जो डेट है वो फांसी की जो सज़ा है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 65 ये कहता है। आर्टिकल 60 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति की शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में लिखित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाई जाएगी। क्या जो शपथ है राष्ट्रपति की वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आर्टिकल 60 में करवाई जाएगी। राज्यसभा का जो बर्डन है वो 80 में है। किसमें? 80 में क्या है? राज्यसभा का बर्डन है। और 81 में क्या है? तो लोकसभा का बर्डन है। 79 में क्या है? तो संसद का बर्डन है, ठीक है। आर्टिकल 71 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाएंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ही उस विवाद को निपटाएगा, ठीक है। रबी की फसल की बात कर लेते हैं तो गेहूं, चना, सरसों जो है वो किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। कपास की बात कर लेते हैं तो कपास जो है वो खरीफ की फसल में आती है। किसमें? खरीफ की फसल में आती है। कपास जो है वो काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। काली मिट्टी जो है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सर्वाधिक
होती है, ठीक है। काली मिट्टी जो गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर लेते हैं तो हल्दिया जो है वो कहाँ पर है? हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल प्रयागराज में स्थित है। सदिया की बात कर लेते हैं तो ये घुमरी तक असम में है। कोल्लम की बात कर लेते हैं, कोल्लम कोट्टापुरम जो कि केरल में स्थित है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी और तमिलनाडु, ठीक है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। एक राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से प्रयागराज, दूसरा सदिया से घुमरी तक, तीसरा जो है वो कोल्लम से कोट्टापुरम तक, चौथा जो है तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी और पुडुचेरी से तमिलनाडु। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर है? तो पहली जो जूट मिल है वो कलकत्ता में, हुगली के किनारे, 1885 में सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में, रिसरा में। कहाँ पर? रिसरा में, कलकत्ता में, हुगली के किनारे 1855 में जूट मिल जो है वो खोली गई थी। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर? कोलकाता में, 1855 में, हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। जूट उत्पादक में पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे बांग्ला है, तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पे थाईलैंड है। भारत की सबसे लंबी झील की बात कर लेते हैं तो भारत की सबसे लंबी झील जो कि केरल में स्थित वेम्बनाड झील है। बलक्कली नौकायन दौड़ जो है वो वेम्बनाड लेक में ही होती है। जो नौका दौड़ केरल में होती है वो वेम्बनाड झील में ही की जाती है। बुलर झील की बात कर लेते हैं जो कि मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अंशुपा झील की बात कर लेते हैं तो अंशुपा झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और कंजिया झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी के रूप में इसको मनाते हैं गुड़ी पड़वा को। देखो गुड़ी पड़वा अगर शब्द आ जाए तो कहाँ पर मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और लेकिन अगर उगादी पूछा जाए आपसे तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। देखो त्यौहार एक जैसा ही मनता है लेकिन बस नाम जो है वो अलग अलग है। गोवा में इसी को चैत्र माह कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवा में इसी को चैत्र माह के रूप में जानते हैं। हाथी उत्सव की बात कर लेते हैं तो हाथी उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में मनाया जाता है, जिसको हम पिंक सिटी के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। जो कि हाथी उत्सव है वो होली के दिन पोलो ग्राउंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? पोलो ग्राउंड में हाथी उत्सव होली के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में। सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं तो सूर्य मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। जो कि देखो तमिलनाडु दक्षिण की साइड है और दक्षिण में कौन सी द्रविड़ शैली चलती है और उत्तर में कौन सी चलती है? तो नागौर शैली चलती है। पल्लव शासक की बात कर लेते हैं तो सूर्य मंदिर जो है वो पल्लव शासक के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको निर्माण करवाया था। किसको? सूर्य मंदिर को, ठीक है। जो कि 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया, ठीक है। सूर्य मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जन। कब? 20 जन जो है वो शरणार्थी के रूप में आते हैं तो 20 जून को विश्व शरणार्थी के रूप में मनाया जाता है। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर किस पर? 10 पर, ठीक है। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी PDF नहीं मिलती है तो आपको कैसे मिलेगी? @ लगाएंगे, रैपिड स्टडी 1 लिखेंगे, रैपिड स्टडी विदाउट स्पेस लिखना है आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर और लास्ट में आपको 1 लगा देना है। अगर आपको हमारा आइकन दिख जाता है तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे उसी टाइम पे, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के जो राजा महाराणा थे वो थे महाराणा कुंभा, जिसको हम कुंभकर्ण के नाम से भी जानते थे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था, जिन्होंने मालवा के शासक को हराया था। किसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था? तो जो मालवा के शासक थे उनको हराने के बाद में विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। जो कि मेवाड़ के महाराजा थे। 1527 में क्या होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है, ठीक है। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश से थे। कहाँ से थे? महाराणा कुंभा जो थे वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने कराया था। संगीत राज बुक भी इन्होंने लिखी थी। महाराणा कुंभा ने संगीत बुक जो है वो इन्होंने ही लिखी थी। अरबों के सिंधी या फिर आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? तो चचनामा में मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री के नाम से किसको जानते हैं? तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किसने लिखी है? प्लिनी द एल्डर ने लिखी है। किसने? प्लिनी द एल्डर ने लिखी है। बुक उल हिंद किसने लिखी है? तो किताब उल हिंद की बात कर लेते हैं तो
किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17वां बार आक्रमण किया, जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, जिनके 3 गुलाम थे, ठीक है, ऐबक, यल्दौज और क्वाचा। यहाँ इसकी महमूद गजनवी ने 17वां बार आक्रमण कब किया? तो 1001 से लेकर 1027 तक किया, ठीक है। और फिर महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी बना तो वो कौन बना? मोहम्मद गौरी बना, जिसकी मृत्यु 1206 में होती है, जिसके 3 गुलाम थे। कौन गुलाम थे? एक तो ऐबक, यल्दौज और क्वाचा थे। ऐबक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक। 1206 से लेकर 1210 तक इनका जो शासनकाल है वो रहा है, ठीक है। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति छापी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया और जिसकी तीसरी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है, जो कि मुगल वंश से संबंधित थे। कौन? अकबर, ठीक है, जिन्हें इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और स्थायी सेना और नगद वेतन देने की प्रथा जो है वो चलाई थी। कुब्बत उल इस्लाम महरूली की दिल्ली में कुतुब मीनार के लोह स्तंभ के निकट में बना हुआ है। कुताब उल इस्लाम जो है, जिसको हम इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। किसमें? कुब्बत उल इस्लाम जो है वो इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, दिल्ली के महरूली में। और कुतुब मीनार के लोह स्तंभ के निकट में लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अंकित है लोह स्तंभ में। लोह स्तंभ में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम है वो अंकित है। आर्टिकल 52 में क्या है? तो आर्टिकल 52 में देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या लिखा है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है, अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलवाया गया। आर्टिकल 69 क्या कहता है? कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो आर्टिकल 69 में बोला गया है। आर्टिकल 68 में क्या बोला गया है? कि उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति होने पर यथाशीघ्र चुनाव हो, ठीक है। यथाशीघ्र चुनाव होने की बात आर्टिकल 68 में बोली गई। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर है। राष्ट्रपति के पद पर कौन है? तो आप बताएं कौन सी फीमेल है जो भारत की सेकंड फीमेल उपराष्ट्रपति के पद पर हैं? टीचर हम बताएं द्रौपदी मुर्मू जो है वो सेकंड है, और पहले नंबर पर जो थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है। कोई विधेयक, कानून, अधिनियम कब होगा? कोई कानून है, कोई विधेयक है, वो कानून कब बनेगा? जब लोकसभा से 2/3 सदस्य 2/3 बहुमत पारित हो जाएंगे, और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत जब पारित हो जाएंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाएंगे, उसके बाद में कोई भी विधेयक है वो कानून बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? कि मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किया गया है। आर्टिकल 74 में जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किया गया है, जो कि पीएम का प्रमुख होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो मान्यवादी होता है, ठीक है। और राज्य की बात कर लेते हैं तो महाधिवक्ता जो है वो राज्य का विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 में मान्यवादी का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 में क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो आर्टिकल 124 में है। वर्तमान समय में मान्यवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो है वो वर्तमान टाइम में मान्यवादी के रूप में है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान टाइम में सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। आर्टिकल 59 क्या कहता है? तो आर्टिकल 59 जो है वो राष्ट्रपति के वेतन और सेवा शर्तों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 89 क्या कहता है? तो आर्टिकल 89 जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, वो आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 49 में क्या है? आर्टिकल 49 में ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा जो है वो करने के लिए आर्टिकल 49 कहता है, ठीक है। जैसे अभी जैसे यूनेस्को में जो चीज़ जुड़ जाती है उनकी देखरेख करने के लिए आर्टिकल 49 जो है उन चीज़ों को तोड़ फोड़ करना या फिर उन चीज़ों की देखभाल करने के लिए आर्टिकल 49 जो है वो लागू किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक जो होती है, ठीक है,
आर्टिकल 64 की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 79 में क्या है, तो आर्टिकल 79 में भारत में द्विसदनीय संसद का प्रावधान है। भारत में द्विसदनीय संसद का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 79 के तहत है। ठीक है, गोवा में राज्यसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो गोआ यानी कि 1। ठीक है, राजस्थान में कितनी है, तो 10 है। कितनी है, 10 है। उड़ीसा में कितनी है, तो 10 है। केरल में कितनी है, तो 9 है। महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में 18 है। पश्चिम बंगाल में 16 है। बिहार में 16 है। कर्नाटक में 12 है। आंध्रा में 11 है। एमपी में 11 है और गुजरात में भी 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अटल रोड सुरंग जो है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो अटल रोड सुरंग जो है इसका अन्य नाम पहले तो जान लेते हैं, रोहतांग सुरंग है। क्या है, रोहतांग सुरंग है, जो कि पीर पंजाल वाली श्रेणी में आती है, जिसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर है। कितनी है, 9.02 किलोमीटर है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। कहाँ से, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड या सुरंग की बात कर लेते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड या सुरंग 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जंग संघ के संस्थापक थे कौन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन संघ के संस्थापक थे। प्रथम भारतीय जिन्होंने कैबिनेट से त्यागपत्र दिया था, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ठीक है, बेलाडला की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडला की जो पहाड़ियाँ हैं वो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडला की पहाड़ियाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो कि लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। रबी व खरीफ के बीच कौन सी फसल ऋतु आती है, तो रबी और खरीफ के बीच में जो फसल आती है वो होती है जायद की। किसकी, जायद की, जिसमें जैसे मौसमी सब्जी यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है ना, जिसको हम बोलते हैं अरे यार जैसे तरबूजा, खरबूज, ठीक है, और खीरा, ककड़ी, इस तरीके की जो गर्मियों वाली जो अभी प्रेजेंट टाइम में बारिश से होने से पहले जो आ जाती हैं सब्जियाँ, उनको कहते हैं। ठीक है, भिंडी है और तुरैया है। ठीक है, इस तरीके की जो सब्जियाँ हैं वो किस में आएंगी, जायद की फसलों में आएंगी। रबी की फसल में कौन आएगी, तो गेहूँ, सरसों, चना जो है ये रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल की बात कर लेते हैं तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा जो है ये किस में आती है, खरीफ की फसल में आती हैं। काल बैसाखी की बात कर लेते हैं तो काल बैसाखी जो है वो मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात को काल बैसाखी के रूप में जानते हैं, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में जो आती है उसको हम काल बैसाखी कहते हैं, जो कि केरल में कॉफ़ी सावर कहते हैं काल बैसाखी को। काल बैसाखी को केरल में क्या कहते हैं, तो कॉफ़ी सावर कहते हैं। हुक्का जलप्रपात कहाँ पर है, तो नॉर्थ हुक्का जलप्रपात और एंजल जो है वो वेनेजुला में स्थित है। जोग और महात्मा गांधी ये कहाँ पर है, ये भारत में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, नियाग्रा की बात कर लेते हैं तो अमेरिका और कनाडा में ये स्थित है। मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो मिशन इंद्रधनुष क्यों चलाया गया था, ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे, नवजात जो बच्चे होते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए ये जो टीका है वो लगाया गया था। कब से शुरुआत होती है इसकी, तो 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत होती है, जिसका जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था, तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो 1986 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चालू किया गया था। पैरा एथलीट दीपा मलिक किससे संबंधित है, तो पैरा एथलीट से संबंधित हैं। ये जेवलाइन थ्रो भी है, तैराकी भी है और शॉर्ट पुट भी है। कौन, दीपा मलिक। जिम्नास्टिक की बात कर लेते हैं तो दीपक कर्माकर अलग है, दीपा मलिक अलग है। मलिक जो है वो स्विमिंग मतलब तैराकी भी है, शॉर्ट पुट भी है, जेवलाइन थ्रो भी है और पैरा एथलीट भी है। लेकिन जिम्नास्टिक के लिए बात कर लेते हैं तो दीपक कर्माकर है। ठीक है, धावक की बात करते हैं तो द्युति चंद्र जो है वो धावक है। पहलवान कौन है, तो पूजा दांडा जो है वो पहलवान है। आईपीएल की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो आईपीएल जो है वो 18 अप्रैल 2008 से आईपीएल की शुरुआत होती है, जिसमें पहला जो खेला गया था वो केकेआर और आरसीबी के बीच में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ये खेला गया था। कौन, आईपीएल की जो शुरुआत है वो द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक किसकी है, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक जो है वो सरोजनी नायडू के, जो कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सीएम बनी थी फीमेल में। किसमें, फीमेल में फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी सरोजनी नायडू बनी थी, जिनकी एक पुस्तक और है द ब्रोकन विंग्स। कौन सी, द ब्रोकन विंग्स द गोल्डन
द वर्ड ऑफ टाइम, कौन सा, द वर्ड ऑफ टाइम, ये इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। बियॉन्ड द लाइन्स बुक किनकी है, तो बियॉन्ड द लाइन्स बुक कुलदीप नायर की है। किसकी है, कुलदीप नायर की है। इंडिया हाउसेस टेल ऑफ टू सिटीज़, ये किसकी है, ये कुलदीप नायर के। कुलदीप नाम का व्यक्ति है जो कि इंडिया में रहता है। टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में बात करता है। और बियॉन्ड द लाइन्स, लाइन्स की तरह ये जो धारता है, ठीक है। बीवी किबरी की बात कर लेते हैं। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में और पूर्व राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। WHO की बात कर लेते हैं। तो WHO की स्थापना कहाँ पर होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में होती है। सौर दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। IPL की नीलामी में 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो मिचेल स्टार्क जो है वो IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है। सबसे महंगे भारतीय कौन है, तो हर्षद पटेल जो है, हर्षल पटेल, ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष जो है वो रंगनाथन माधवन है। कौन है, रंगनाथन माधवन है। ये है कहाँ पर, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, तो ये पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की, कि हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन किन खेलों को शामिल किया गया है। तो देखो अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स होंगे और 2020 में टोक्यो ओलंपिक हो चुके हैं, ठीक है। और जो अभी 2028 में शामिल 5 खेल किए जाएंगे, जिसमें क्रिकेट भी होगा, स्क्वैश भी होगा, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैश फुटबॉल और लैक्रोस, ये 5 नहीं 6 होगा ये तो। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैश फुटबॉल और लैक्रोस, ये जो खेल है वो शामिल किए जाएंगे। पहली बार 1900 में खेला, अब 128 बार पुनः खेलेंगे। कब, पहले जो लॉस एंजल्स है पहली बार 1900 में हुआ था और 128 साल बाद पुनः इसमें खेला जाएगा। क्रिकेट को T20 के रूप में शामिल किया गया। किसको, क्रिकेट को जो है वो T20 के रूप में शामिल किया जाएगा। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है, तो गैलेक्सी लीडर का जो अपहरण है वो हूती विद्रोहियों ने किया है। किसने, हूती जो विद्रोही थे उन्होंने गैलेक्सी लीडर जो जहाज है मालवाहक, इसका अपहरण कर लिया है। अरब सागर से आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने रखा है, चक्रवात तेज का नामकरण किसने रखा है, तो भारत ने रखा है, ठीक है। जिसकी स्पीड 175 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से आई है। ये अक्टूबर 2023 में अरब सागर में आया था। कहाँ पर, अरब सागर में ये आया था। एडल शिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष कौन रहे हैं, तो शिव नादर जो है ये रहे हैं, ठीक है। जिन्हें 2042 करोड़ रुपए जो है, ये हटाओ, शिव नादर इन्होंने क्या किया है, 2042 करोड़ जो दान है वो दिए हैं। और अजीम प्रेम जी ने कितने दिए हैं, तो 1774 करोड़ रुपए जो है वो अजीम प्रेम जी ने दिए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो चिराग शेट्टी एंड रंकी रेड्डी और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, और इसके बाद में रंकी रेड्डी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। वीडियो बताएंगे आप कैसा लगा, एक कमेंट